सुन लो। हमने डेप्रीसिएशन निकालना सीख लिया था। अच्छा, डेप्रीसिएशन के लिए अपन क्या कर रहे थे बताओ? डेप्रीसिएशन के लिए अपन क्या कर रहे थे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ये कर रहे थे, बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, डब्ल्यूडीवी तो कब आती है? जब साल के शुरू में होती है। मतलब मतलब जब मशीन का फर्स्ट ईयर नहीं होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या ली जाती है? कॉस्ट। फिर उसमें लगाया जाता है डेप्रीसिएशन, तब क्या आती है? डब्ल्यूडीवी। फिर उसमें लगाया जाता है डेप्रीसिएशन, तो फिर से क्या आती है? डब्ल्यूडीवी। फिर उसमें लगाया जाता है डेप्रीसिएशन, तो फिर उसमें क्या आती है? डब्ल्यूडीवी। ये बेसिक डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना बोलो? तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस किया डब्ल्यूडीवी, फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन माइनस किया डब्ल्यूडीवी, तो पहली बार में आपको क्या लेनी पड़ेगी? कॉस्ट। पहली बार में आपको क्या लेनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये हमको समझने की जरूरत है। आई रिपीट, क्या क्या क्या? कॉस्ट में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये हमको समझने की जरूरत है। तो मैं उसके बाद बता रहा हूँ क्या क्या आ जाएगा। देखो, पहले आएगा कॉस्ट ऑफ असेट। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट मतलब परचेज प्राइस, कितने में खरीदा है। क्लियर है? अब उसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा बताओ, क्या क्या ऐड हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के रेडी टू यूज के पहले के सारे खर्चे, काई के रेडी टू यूज के पहले के सारे खर्चे सब ऐड होंगे। कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अच्छा, फिर क्या आएगा? ट्रायल रन एक्सपेंसेस। मतलब ट्रायल रन एक्सपेंस मतलब मैं मशीन लेके आया, पहले मैंने उसका एक सैंपल रन किया कि भैया ये वर्क कर रहा है, मेरा काम कैसा, कितना इनपुट, क्या अपन बोलते हैं ना, सेट किया मशीनरी। उसके लिए एक दो बार क्या किया? ट्रायल रन किया। ट्रायल रन के जो भी खर्चे वो सब क्या आएगा? मशीन की कॉस्ट, क्योंकि अभी तक रेडी टू यूज पुट टू यूज नहीं हुई है ना, उसके पहले के सारे खर्चे। तो ट्रायल रन खर्चे भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अगर मशीन खरीदने में कुछ टैक्स या ड्यूटीज लगा है तो टैक्स या ड्यूटी क्या लगेगा? टैक्स, कौन सा टैक्स लगेगा मशीन खरीदने में? मशीन खरीदने में कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी। अरे यार, हाँ, इतना क्या सोच रहे हो? है मशीन खरीदने में क्या लगेगा? जीएसटी। मैं खरीद के आऊंगा तो मैं जीएसटी पे करूंगा। ओए, मैं खरीद के आऊंगा तो क्या करूंगा? जीएसटी पे करूंगा। लेकिन इसका मैं जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा उसमें इसका आईटीसी मिल जाएगा मेरे को, उसमें मुझे इसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। इतना जीएसटी समझते हैं अपन, बोलो है नहीं? लेकिन अगर आपकी मशीन ऐसी है जिसमें आईटीसी अवेलेबल नहीं है, अगर आपकी मशीन ऐसी है जिसमें आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जीएसटी ने ब्लॉक करके रखा हुआ, हम पढ़ेंगे ब्लॉक क्रेडिट आके जीएसटी में, जहां पे जैसे कार आर हम खरीदते हैं ना तो उसमें आईटीसी नहीं मिलता। मैंने आपको बताया भी था कि अगर कार वगैरह खरीदते हैं तो उसमें आईटीसी नहीं मिलता। तो मैंने अगर कंपनी के लिए कोई कार खरीदी है तो उसमें मुझे आईटीसी तो मिलेगा नहीं। तो वो जो जीएसटी मैंने भरा है, मान लो 10 लाख की कार थी, 12 लाख रुपए जो भी, हमें 2 लाख रुपए जीएसटी भरा है, तो वो जो जीएसटी का अमाउंट है, क्या अमाउंट है? जीएसटी का, वो कहां चला जाएगा? सीधे सीधे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मुझे कार 10 लाख की नहीं, मुझे कार अगर 180 उसमें जीएसटी है तो 11,80,000 की पड़ेगी। कितनों को समझ में आई बात मैंने क्या बोली? मॉरल ऑफ द स्टोरी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड होगी इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल। इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल, अगर आईटीसी मिल गया तो फिर ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। क्लैरिटी है सबको? अच्छा, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, कब तक? अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज क्या मतलब है? मान के चलो मैंने मशीन खरीदी 1 अप्रैल को, तो फाइनेंस कराई मशीन मैंने, फाइनेंस कराई, उस पर मैंने क्या पे किया? इंटरेस्ट किया। बोलो हाँ नहीं? पैसे दे के आ गया मैं, लोन लेके पैसे दे के आ गया, मतलब फाइनेंस करा के पूरा काम करके आ गया। मैंने कहा एक काम करो, ये मशीन मेरे को भिजवा देना। उनको मशीन भिजवाने में लग गया 1 डेढ़ महीना। 1 डेढ़ महीने बाद उन्होंने मशीन को क्या किया है? भिजवाया है। 1 डेढ़ बाद उन्होंने क्या किया है? मशीन को क्या किया है? भिजवाया। सुन रहे हो? अब मशीन भिजवाई, फिर मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया, ये सब करते करते मुझे क्या लग गया? यहाँ देखो कितने लग गए? 3 महीने। कितने लग गए? 3 महीने। और कितने समय पे? यहाँ पे 3 महीने बाद ये मशीन क्या हो गई? पुट टू यूज। क्या हो गई? पुट टू यूज। अब क्या होगा? इंटरेस्ट तो मुझे साल भर का लगेगा। इंटरेस्ट मुझे क्या लगेगा? साल भर का। पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट तो क्या है? एक्सपेंस है, वो अलाउ होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन उसके पहले का जो इंटरेस्ट है, उसके पहले का जो इंटरेस्ट है, उसके पहले तो मशीन ही हमने इंस्टॉल नहीं की, मतलब फैक्ट्री में ऐड ही नहीं करी असेट में, तो काहे का?
एक्सपेंस, तो ये जो इंटरेस्ट है वो जाके क्या हो जाएगा, कॉस्ट में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है या नहीं है बताओ फटाफट। फिर से बोलता हूं, मशीन खरीदने से लेके पुट टू यूज, क्या क्या क्या, मशीन खरीदने से लेके पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, मशीन की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ऐसे करके हमारी निकलेगी कॉस्ट ऑफ द असेट। कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ द असेट। क्या क्या आएगा उसमें बताओ, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रायल रन एक्सपेंस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कब से कब तक, खरीदी से लेके पुट टू यूज तक, इतना एक बार। अच्छा, इसको एक पे एक चीज और माइनस होगी, क्या माइनस होगी इसमें, क्या माइनस होगा, लेस अमाउंट रिसीव्ड, लेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। मतलब ट्रायल रन किया तो कैसे ट्रायल रन किया होगा, सामान डाला डाल के प्रोडक्ट बना के देखा होगा ना सही चल रही है कि नहीं। अरे हाँ ना बोलो ना यार, मशीन आई, मशीन का ट्रायल रन कर रहे थे, है ना, इनपुट इनपुट डाल के देख रहे थे आउटपुट सही निकल रहा है कि नहीं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल लगा है ये सारा खर्चा क्या किया है, कॉस्ट में ऐड किया है, काई की, मशीन में, ट्रायल रन एक्सपेंस। बोलो हाँ या नहीं। तो इससे जो प्रोडक्ट बना उसको बेचोगे, अरे यार बन गया तो बेचोगे ही ना, उसको बेचोगे, उसको बेच के जो पैसा मिला है वो क्या करेगा, कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलूं, नेट ट्रायल रन एक्सपेंस ऐड होंगे, क्या ऐड होंगे, नेट ट्रायल रन एक्सपेंस। अगर ट्रायल रन एक्सपेंस को ऐड कर रहे हो, अगर ट्रायल रन एक्सपेंस को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उसके प्रोडक्ट्स को बेच के जो पैसा आ रहा है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या बात समझ में आ रही है। टैक्सेस को ऐड कर रहे हो तो सब्सिडीज को क्या करोगे, माइनस में करोगे। अगर सरकार ने कोई टैक्सेस में सब्सिडी वगैरह दे दी है, ग्रांट वगैरह दे दी है, ये लॉसेट खरीदो, तो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें एक बात मैंने आपको और बताई थी, बताओ क्या बताई थी, बता चुका हूं अभी 2-3 दिन पहले ही बताई थी, एडिशनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस से। वेरी गुड। अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस हम करते हैं, याद है मैंने बताया था, अगर हम इंसिडेंटल एक्सपेंस कुछ करते हैं तो 10,000 तक आप क्या कर सकते हो, कैश में दे सकते हो, एक बंदे को एक दिन में, एक बंदे को एक दिन में 10,000 तक कैश दे सकते हो, अलाउड है। उससे ज्यादा दोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा देना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट या यूपीआई ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है क्या, तो क्या बोला है, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 10,000 पर पर्सन पर डे। ठीक है क्या, क्या है, 10,000 पर पर्सन पर डे आप दे सकते हो इंस्टॉलेशन का खर्चा। हाँ या ना फटाफट बोलो। इससे ज्यादा है तो क्या करो, अकाउंट से दो। क्लियरिटी है। आओ एक बार रीड करते हैं, इसको नोट करना है पहले, मैं चाहूंगा नोट कर लो, नोट कर लो इसको एक बार। अरे जो अलार्म ही बंद नहीं हो रहा है का आज। उठ जाऊं बेटा, उठ के आया ना अगर तेरे पास। अरे बर्थडे तेरा, अरे हैप्पी बर्थडे मेरा भाई। अच्छा हुआ मैंने तेरे को बाहर नहीं निकाला, किस्मत तेरी अच्छी है, मुझे पता नहीं था तेरा बर्थडे है। वाइब आ गई थी मेरे को, वाइब। इंटरेस्ट ऑन, मिटा दिया, वो बैक कहाँ से होता है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन, अरे फिर मिटा दिया, interest on loan taken for acquisition of asset, interest on loan taken for acquisition of asset up to the date of put to use, up to the date of put to use, put to use तक की तारीख का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ट्रायल रन। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्या बोल रहा भाई। अरे ये गुदा हुआ है ना बे।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कष्ट मत करो तुम लोग, कष्ट मत करो। ट्राइबल क्या होगा बे साले? लेस, ये लो अच्छी राइटिंग देखनी है तुम लोग को, लो देखो। फ्रॉम सेल ऑफ नॉट अवेलेबल, इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल। जल्दी करो, इतने से में पूरी क्लास नहीं लगानी अपने को। हाँ, एक ऊपर एक नीचे यही करता रहूं बस मैं, नालायक हूं। तो कितनी सीधी बच्ची, बिना एक शब्द बोले पूरा लिख ली उसने। वो जो नई बच्ची आई है, एक बार में। वही ना, पुराने होते जाते सर पे चढ़ते जाते बच्चे। एक वो तो पता नहीं क्या ही हो गया है, मोटी चमड़ी, मोटी चमड़ी पत्थर का बन गया है। किसके साथ रह के बिगड़ गया? अच्छा, वो भी बिगड़ गया क्या? ओके। अरे वो पहले ही दिन से ऐसे ही है, उसकी बात मत करो। समझ गया मैं, हाँ, नालायक है वो। हाँ, नॉट टू यूज होगा ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगा। चलो, ओ ओ, टाइम अप टाइम अप, इससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब एक बार इसमें देखते हैं क्या है लिखा है। एक्चुअल कॉस्ट, वही कहानी लिखी हुई जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर एक एक करके सारी चीजों को वर्णन करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी इज नॉर्मली द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, द एसेट आल्सो ऑन अदर एक्सपेंसेस if any incurred by him to make the asset ready for the purpose to its use in the business। मतलब ready to use के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। the expression actual cost has been defined इतना इतना means actual cost of the asset of the assessee as reduced by the portion of the cost thereof if any has been made directly or indirectly by any other person or by authority। अगर joint asset खरीदा है कि आधा आपने खरीदा आधा किसी और ने खरीदा है, तो आपकी कॉस्ट में कितना ऐड होगा, जितना आपने पे किया है। फॉर इंस्टेंस इफ एन एसएससी गेट्स अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो माइनस हो जाएगी। फॉर परचेज ऑफ a particular item of machinery, the actual cost of the machinery to the SEC would be total purchase price and the expenses in regard of installation etc minus the subsidy received from the government। क्लैरिटी से मैंने आपको बता दिया था वैसे भी कि सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन एसएससी इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट मेक्स पेमेंट इन अ डे, payments in a day, otherwise than by a account pay check, demand draft, ECS or such other electronic modes as may be prescribed, which is greater than 10,000, सच एक्सपेंडिचर वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। एक दिन में 10,000 से ज्यादा की अगर आपने कॉस्ट पे इनकर की है तो वो क्या हो जाएगी, अलाउ नहीं होगी। द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर क्या क्या आता है वो बता दिया गया, IMPS NEFT कुछ भी कर सकते हो। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अच्छा, कुछ क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है स्पेशल ट्रीटमेंट्स, इनके बाजू में लिख लो स्पेशल ट्रीटमेंट्स। मेरा पेन चल रहा है कि बंद हो गया है? बंद हो गया, वेरी गुड। चलो एक बार, क्या नहीं ना ऐसा थोड़ी। आओ, क्या बता रहा था मैं, यहां देखो यहां देखो यहां देखो। अगर मैंने कोई असेट खरीदा, ओ सुन लो, अगर मैंने कोई असेट खरीदा काई के लिए बेटा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। काई के लिए खरीदा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। साइंटिफिक रिसर्च मतलब मेरा बिजनेस है, मैं कुछ जैसे मान के चलो मेरी फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी सिप्ला मेरी कंपनी है, रेनबैक्सी मेरी कंपनी है, तो उसमें कंटिन्यूसली रिसर्च फेस चलता रहता है। तो अगर मैंने रिसर्च के लिए कोई असेट खरीदा है तो आगे चल के आप पढ़ोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट असेट का क्या होता है, उसका उसमें डेप्रिसिएशन का सीन ही नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक बार में 100% डिडक्शन मिल जाता है। आई रिपीट, अगर कोई एसेट काय के लिए खरीदा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसमें क्या मिल जाता है, 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, अगर मेरा कोई एसेट था जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा था, ओए काय के लिए यूज हो रहा था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अब उसको मैंने क्या कर दिया, साइंटिफिक रिसर्च से हटा के रेगुलर बिजनेस में ले आया। काय में ले आया, रेगुलर बिजनेस। हो मेरे साथ, कोई एसेट था जो काय के लिए यूज हो रहा था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अब उसको काय के लिए लेके आ गया, रेगुलर बिजनेस के लिए। तो क्योंकि मैं उसको रेगुलर बिजनेस में लेके आ गया हूं, तो अब रेगुलर बिजनेस के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या ली जानी चाहिए, क्या ली जानी चाहिए,
जब आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया था तो आपको 100% डिडक्शन मिल गया था, आपको कोई डेप्रिसिएशन की तो कोई बात ही नहीं है। आपने 10 लाख की करी, पूरा 10 लाख का क्या कर दिया था, एक्सपेंस अलाउ कर दिया था। याद करो, हम पीजीपीपी पढ़ रहे हैं, कौन सा खर्चा अलाउ होगा, कौन सा खर्चा डिस अलाउ होगा। क्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मली असेट अगर 10 लाख का खरीद के आता हूं तो पूरा 10 लाख अलाउ नहीं होता है, और उसका डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा अलाउ होता है। ये आम जिंदगी में चलता है, मेरे साथ हो पक्का। अब अगर आपने कोई एसेट खरीदा है जिसकी कॉस्ट क्या है, आपने आपने कोई एसेट खरीदा है जिसकी कॉस्ट क्या है, आपको पूरी अलाउ हो गई है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा था तो उसका 100% डिडक्शन आपको तभी मिल गया था, और अब आप उसको रेगुलर बिजनेस में लेके आ रहे हो तो क्या फिर से डिडक्शन मिलेगा? नहीं। तो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च से रेगुलर बिजनेस में कन्वर्ट किया है, साइंटिफिक रिसर्च से रेगुलर बिजनेस में कन्वर्ट किया है, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या ले ली जाएगी? निल या जीरो ले ली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहां पे पूरा बेनिफिट दे दिया गया है। हो या नहीं हो या नहीं हो? फिर से देखो लिखा हुआ है, एक सेकेंड। If an asset was first used for scientific research and then used for business, later the actual cost would be the initial cost incurred acquiring the asset minus deduction already claimed by the asset was the use for scientific research, then the use for business, the actual cost would be the initial cost incurred acquiring the asset minus the deduction। नहीं 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 नहीं, ये चेंज हुआ है, ये नील होना चाहिए यहाँ पे। Nil because already claim actual asset previously used for scientific brought into regular business। नहीं, गड़बड़ है ये, स्टार मार्क करो इसको, चेंज है। इनने क्या बोल दिया है, अगर साइंटिफिक बिजनेस के लिए यूज हुआ है तो उनने क्या बोल दिया, जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई थी वो माइनस करने मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक बार और अमेंडमेंट चेक कर लूंगा, मेरे हिसाब से मैं अमेंडेड बोल रहा हूं, ये पुराना होगा। कि भैया सीधी सीधी सी बात है, आपको पहले क्या मिल गया था? 100% डिडक्शन। क्या मिल गया था? 100% डिडक्शन। अब फिर से आपको कॉस्ट अगर अलाउ कर देंगे यहाँ पे डब्ल्यू, तो दो बार बेनिफिट नहीं मिल गया क्या आपको? तो इसलिए यहाँ पे आप बोलोगे क्या ली जाती है? निल ली जाती है। क्या ली जाती है? निल ली जाती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब मुझे कोई एसेट गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में मिला है, मतलब कि मान के चलो कि इसका एक बिजनेस था, ये अपने बिजनेस सुन लेना ध्यान से, दो चीजें हो सकती है। इसके पास कोई असेट था, इसके पास क्या था? कोई असेट था। मान के चलो इसके पास कार थी, ठीक है, और इसने अपनी कार मुझे क्या कर दी? गिफ्ट कर दी। इसने अपनी कार मुझे क्या कर दी? गिफ्ट कर दी। अब इसने अपनी कार मुझे गिफ्ट करी है तो मुझे उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए, और मैं उस कार को क्या कर रहा हूं? अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। काय के लिए यूज कर रहा हूँ? बिजनेस। एक्चुअली मेरे को नहीं गिफ्ट करी है, मेरी कंपनी को या मेरी फर्म को गिफ्ट की है। किसको कब गिफ्ट किया? मेरी फर्म को। तो वो वहां पे कॉस्ट जानी चाहिए, बोलो हाँ। कितनी मिलेगी? जितने की इसने खरीदी थी, जितने की इसने खरीदी थी, माइनस ये जितना डेप्रिसिएशन ले चुका है, माइनस ये जितना डेप्रिसिएशन ले चुका है। यहां मेरे साथ रहना अभी 2 मिनट के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इसने जो कार खरीदी थी वो इसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था, काय के लिए यूज करता था? पर्सनल पर्पस के लिए, तो क्या इसने कभी डेप्रिसिएशन लिया होगा? क्या इसने कभी डेबिशन लिया होगा? नहीं। तो मुझे कॉस्ट कितनी मिलेगी? प्रीवियस ओनर वाली। कितनी मिलेगी? प्रीवियस ओनर वाली, और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर इसके बिजनेस में यूज होती थी, अरे इसके बिजनेस में यूज होती थी, और माइनस क्या हो चुका था? इसको कुछ डेप्रिसिएशन मिल चुका था, तो इसकी कॉस्ट माइनस जितना ये डेप्रिसिएशन ले चुका है। अगर सरल भाषा में बोलूं तो क्या? इसकी डब्ल्यूडीवी, इसकी डब्ल्यूडीवी क्या बन जाएगी? मेरी कॉस्ट। कितनों को समझ में आया? नॉर्मली क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। लेकिन अगर इसको वो बिजनेस में यूज कर रहा था तो कॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा? डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ओनर। तुम्हारी किताब में इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा है एसेट इज एक्वायर्ड बाय गिफ्ट इनहेरिटेंस द कॉस्ट। अच्छा लिखा है तो है, द कॉस्ट इज द डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ओनर। कॉस्ट इज द डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ओनर। हाँ या ना फटाफट बोलो। सुनना ध्यान से, बड़ी मजेदार चीज करी मैंने। मेरे पास एक असेट था, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा, ये कंप्यूटर था जिसमें मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था, ठीक है क्या? इसकी डब्ल्यूडीवी बची थी कुछ 2.5 लाख रुपए। 10 लाख का खरीद के आया, डेप्रिसिएशन लगा लगा कितनी बची थी? 2.5 लाख रुपए। कितनी बची थी? 2.5 लाख रुपए। अब मुझे 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा और 25% जो भी रेट होता है, ठीक है, हाँ या नहीं बोलो? प्लांट एंड मशीनरी का कंप्यूटर का रेट कितना होता है बताओ?
कितना परसेंट होता है? 15%। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे डेप्रीसिएशन मिला 15%। सुन रहे हो क्या? मुझे 15% क्या मिला? डेप्रीसिएशन। अब यहां सुनो ध्यान से, अगर मुझे 15% डेप्रीसिएशन मिला तो 40% होता है कंप्यूटर। हाँ सॉरी, कंप्यूटर 40, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्यूटर कितना होता है? 40%। जो भी, मुझे यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, वो छोड़ो अभी, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, मुझे 2.5 लाख में 40% मिलेगा। सुन रहे हो क्या? मतलब डब्ल्यू 40% मिलेगा। मैंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, मैंने बोला श्रेयांश एक काम करता हूँ, तेरे को ये असेट बेचता हूँ। कितने पे? जो भी अमाउंट पे। 1 लाख में बेचा, जितने ही बेचा, इसको बेच दिया। फिर इसने उसको बेच, किसको बेच दिया? पलक को। पलक से उस ऐसे 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 घूम के, पलक नहीं है, राशि है तू, राशि भी नहीं है तू, जिया है तू, है ना? हाँ ठीक है, अरे यार नाम थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफर करके मैंने वापस खरीद लिया इससे, ठीक है क्या? और मैंने जब वापस खरीदा तो कितने में खरीदा? 5 लाख में। मतलब मैंने तुमको बेचा, तुमने उसको बेचा, तुमने उसको बेचा, तुमने वापस मेरे को बेच दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ट्रांजेक्शन घुमा के ले आए, घूम के वापस, और कितने का खरीद लिया? 5 लाख का। और अब बोल रहा हूँ मेरी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। बताओ, होशियारी नहीं करी मैंने? करी ना? तो यहाँ पे इनकम टैक्स वार्डन ने बोला कि हमको चूना मत लगाओ। क्या बात समझ में आ रही है? हम डब्ल्यूडीवी क्या लेंगे? डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब मैंने बेची थी, या डब्ल्यूडीवी या कॉस्ट ऑफ परचेज, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर घूम फिर के मैंने 1.5 लाख में खरीदी, जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी तो हो सकता है ना। अगर घूम फिर के मैंने क्या करी? 1.5 लाख में खरीदी। अगर प्रीवियस बोलते तो 2.5 लाख मिल जाता, है तो गड़बड़ हो जाता। तो प्रीवियस या तो फिर ट्रांसफर में री एक्वायरिंग कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। क्या बात समझ में? ये ट्रांसफर के टाइम पे जो डब्ल्यूडीवी थी वो, या फिर जो वापस खरीदी, विच एवर इज लोअर, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना ना लगाया जा सकते। इफ द एसेट वॉज वंस इन यूज, then transferred and later reacquired, the actual cost would be WDV at the time of transfer or the price of reacquisition, whichever is lower। क्या बात समझ में आ रही है? जितने में बेचा और जितने में खरीदा, आई रिपीट, जितने में बेचा और जितने में खरीदा, whichever is lower। हाँ, डब्ल्यूडीवी मेरे लिए जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा ना भाई। अगर 5 लाख है तो मुझे 5 लाख पे 25% डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर 4 2.5 लाख है तो मुझे 2.5 लाख पे 25% डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसी हायर द डब्ल्यूडीवी, उतना मैंने यूज कर चुका हूँ, कम में ला चुका हूँ, और फिर उसको बढ़ाने को मौका मिल जाए तो फिर से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा ना मैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ या ना? फटाफट बोलो, हाँ या नहीं बोलो। पक्का आया है समझ में? अच्छा, अब क्या है? ये सब बेसिक है। क्या है? asset transfer from holding company to subsidiary company या subsidiary company to holding company, if asset is transferred from a holding to subsidiary or vice versa, then subject to the specified condition, the transaction would it be a transfer a capital asset, and hence the actual cost of the transferee company shall be taken to be the same as it would have been used by the transferor company had it continued to hold it for the purpose of business on profession, and similar approach to be adopted for amalgamation and demerger। मतलब ट्रांसफर माना ही नहीं जा रहा है, जैसा तुमको डेप्रिसिएशन मिलता है वैसा ही मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब सेम डब्ल्यूडीवी में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, जितना डेप्रिसिएशन तुमको मिलता है उतना डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? मेरे को मिल जाएगा। एक तरीके से ट्रांसफर ही नहीं है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। यहां तक समझ में आया? हाँ या नहीं बोलो। फिर क्या बोला है? इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ असेट, एनी अमाउंट इंटरेस्ट पेड पेबल एज इंटरेस्ट इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ असेट एंड डेरिवेटिव पीरियड आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ द असेट मतलब पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट में ऐड, और उसके बाद का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। वही उन्होंने बोल दिया, बहुत इनडायरेक्टली तरीके से बोला है, मैंने वही आपको बता दिया था पहले ही। ये सारे पॉइंट्स कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो मैंने बता दिए ऊपर का, 3 4 इंपॉर्टेंट थे बस, इसमें बहुत ज्यादा समय मत देना अपना, रेयरली पूछे जाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सब्सिडी ग्रांट रिसीव, तो क्या हो जाएगा? सब्सिडी वगैरह मिलती है तो वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। एक बार सब्सिडी वाला पॉइंट रीड करो ना, कि कॉस्ट ऑफ द एसेट दे दी जाएगी, उसमें अमाउंट दे दी जाएगा, क्या क्या ऐड होगा क्या क्या ऐड नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकल आएंगे।
हो गया क्या? अगर कोई नॉन रेसिडेंट अपना असेट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लेके आता है, मतलब कोई नॉन रेसिडेंट था, उसका असेट उसके पास बाहर था और वो उसको इंडिया में लेके आता है, और इंडिया में लेके आने के बाद, ओ सुन रहे हो, इंडिया में लेके आता है और इंडिया में लेके आने के बाद इंडिया के बिजनेस में यूज करता है। समझ में आ रही है बात? कि वो विदेश से एसेट खरीदा था उसने, कुछ साल वहां पे यूज किया, फिर इंडिया में लेके आया और इंडिया में यूज कर रहा है, ठीक है क्या, एज एन एसेट, तो उसको यहां पे कॉस्ट कितनी मिलेगी? जितने का उसने वहां पे खरीदा था माइनस डेप्रीसिएशन, उसको जितना मिलता अगर वो ऑलरेडी इंडिया, वहां तो उसको डेप्रीसिएशन मिल नहीं रहा होगा ना, वहां तो वो फॉरेन में होगा, वहां तो अलग लॉस चलते हैं। कि हम ये मानेंगे कि अगर वो पहले दिन से इंडिया में होता, सुन रहे हो, अगर वो पहले दिन से ही इंडिया में होता तो उसको अभी तक कितना डेप्रीसिएशन मिल चुका होता, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, मतलब एक तरीके से बोला जाए नोशनल डेप्रीसिएशन। क्या बोला जाए? नोशनल डेप्रीसिएशन। क्या कर देंगे? माइनस, जो वैल्यू आएगी उसको आज की कॉस्ट मानेंगे। नहीं आई बात समझ में? अगर आपने असेट आज लेके आए हो तो आपने 2 साल पहले वहां खरीदा था, तो 2 साल में कितना डेप्रिसिएशन इंडिया में आपको मिल जाता, हम उतना डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर आज क्या कर देंगे, मान लो 1 लाख की खरीदी थी, 15% वाली मशीनरी थी, है ना, 1 लाख की वहां यहाँ की वैल्यू के हिसाब से 1 लाख की खरीदी थी, तो 1 लाख -15%, दो बार माइनस कर देंगे, तब वो डब्ल्यूडीवी जो आ रही है आज उसकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। वो बोलेगा मेरे को तो 15% मिला ही नहीं, हमने कहा तुम फॉरेन में थे, हमें उससे मतलब नहीं है, हो सकता तुम्हें 100% मिल गया, हमें क्या पता वहां के लॉ क्या है। हम ये मान रहे हैं कि इंडिया में अगर यूज हुई होती पहले दिन से तो कितना डेप्रिसिएशन अभी तक तुम ले चुके होते, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। कितनों को क्लैरिटी आई? पक्का रीड करो एक बार। When an asset which was acquired outside India by an SSC, being a non-resident, is bought by him to India and used for the purpose of his business or profession, the actual cost of the asset to the SSC shall be the actual cost of the asset to the SSC as reduced by amount equal to the amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used in India for the said purpose since the date of its acquisition by the assessee। कुल मिला के बोला जाए तो कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रीसिएशन लिख सकते हो वहां पे, कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रीसिएशन। इससे क्लैरिटी आ जाएगी तुमको। हाँ या नहीं बोलो? हम पढ़ क्या रहे? कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डेप्रीसिएशन के लिए। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एसेट की डेप्रीसिएशन के। मेरे पास तो एक चीज रखी थी स्टॉक के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टॉक के फॉर्म में। ज्वेलर था या कोई कोई भी एक चीज जो काय में रखी थी स्टॉक की। जैसे कि 1 किलो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है क्या, मेरे पास फ्रिज या एसी रखी थी और मैंने उस फ्रिज या एसी को क्या कर लिया, अपने बिजनेस में यूज कर लिया। हो सकता है ना भैया फ्रिज की दुकान में खुद पानी पीने के लिए फ्रिज लग सकती है ना, तो मैंने स्टॉक को क्या यूज कर लिया, एज ए कैपिटल एसेट। क्या के लिए यूज कर लिया, एज ए कैपिटल एसेट। तो इस कैपिटल एसेट की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, खुद ही बता दो कि तुम क्या मानी जाएगी, बताओ। स्टॉक था, एसी की दुकान थी, या मेरी कंप्यूटर की, मेरी लैपटॉप की दुकान थी, मैंने एक लैपटॉप उठाया और उसको बिजनेस के लिए यूज करने लग गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये स्टॉक काय में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल एसेट में। काय में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल एसेट में। ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगा। बोलो हाँ, इन्वेंट्री नहीं रहेगा क्योंकि अब मैं इसको 10 साल तक यूज करूंगा, यहां तक मेरे साथ हो। इस लैपटॉप की कॉस्ट क्या दिखाऊंगा अपनी बैलेंस शीट में, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ कन्वर्जन। क्लियर है या नहीं है, फटाफट बोलो। क्लियर है? फिर क्या बोला है, when any capital asset is acquired by the assessee under the scheme of corporatization of a recognized stock exchange in India। ये corporatization of stock exchange क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा कानून में। स्टॉक एक्सचेंज को ये एक बार हुआ था ना, जब वो पहले जो तुम्हारे, तुमको पता है, पढ़ा है तुमने ये, सेबी वगैरह क्या थे पहले तुम्हारे, फिर बाद में उसका क्या हुआ था, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन बोलते थे ना तुम लोग लॉ में, बस वही वाले समय की बात कर रहा है।
ठीक है, इंडिया एस्टैब्लिश सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट शैल बी डीम्ड टू बी द अमाउंट व्हिच वुड हैव बीन रिगार्डेड एज द एक्चुअल कॉस्ट हैड देयर बीन नो सच कॉर्पोरेटाइजेशन। मतलब अगर वो कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ होता तो जो कॉस्ट होती वही कॉस्ट मानी जाएगी। ऐसी बहुत ज्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है, तब हुआ था तब की बात है। क्लैरिटी है या नहीं है फटाफट बोलो। एक काम करो ना, इलस्ट्रेशन 4 खुद से सॉल्व करो, मैं रीड नहीं कराऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, खुद से करोगे आप लोग। कौन सा नोट? वही इंटरेस्ट वाला बोला गया है। इंटरेस्ट पेड बाय द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन बोरोड बाय द एसएससी फॉर एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बिफोर पुट टू यूज का। इलस्ट्रेशन 4 आप सॉल्व करेंगे जल्दी। कैसे किया कैसे किया कैसे किया? 60 लाख बिल्डिंग की कॉस्ट थी, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो 60 लाख क्या थी बिल्डिंग की कॉस्ट थी। 30 लाख का लोन लिया था 1/4/21 से 30/6/23 तक। कितना समय होता है बताओ मुझे, कितने महीने होते हैं? 2 साल 3 महीने, यानी सीधे सीधे कितने हो गए? 27 महीने। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुम उसका इंटरेस्ट लगा लोगे 30 लाख का 12%, 27/12 कितना आ जाएगा? 8,10,000। वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 68,10,000। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगला सेक्शन क्या दिया हुआ? हाँ आया समझ में? अब क्या डब्ल्यू निकालना है ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं तुमको। ये इनने अपनी भाषा में लिखी हुई है, हमने पहले पूरा फॉर्मेट करके तुमको बताया हुआ है। क्या है? ओपनिंग डब्ल्यू प्लस पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज प्लस पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज प्लस एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज माइनस क्या करते हैं? सेल वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही? क्या जाती है? डब्ल्यू। अगर सेल वैल्यू ज्यादा हो जाती है, अगर सेल वैल्यू डब्ल्यू से ज्यादा हो जाती है तो ब्लॉक नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो जाता है और एक्स्ट्रा पैसा क्या आ जाता है? कैपिटल गेन। क्या बात समझ में आती है? या सारे एसेट बिक जाते हैं तो भी कैपिटल गेन या लॉस आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर डब्ल्यू भी है और असेट भी है, फिर से डब्ल्यू भी है और असेट भी है, तभी जाके हमको डेप्रिसिएशन मिलता है। ये आप लोग मुझे लगता है कि रीड कर लोगे पूरा पूरा, वही सारी बातें बताई गई है। हाँ या ना फटाफट बोलो। है क्लैरिटी? अब ये बहुत बढ़िया चीज है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आओ, क्या है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? व्हाट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? देखो, मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स, अब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है 20 लाख रुपए। कितना है? 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। कितना है? 10 लाख रुपए मेरा क्या है? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, फिर मुझे टैक्स का बेनिफिट टैक्स लग जाएगा। हाँ, अब मुझे टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। फिर से क्या क्या क्या? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना अलाउ होना है? 12 लाख। मतलब मेरी इनकम से ज्यादा मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन। मेरी इनकम ज्यादा मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन। 10 लाख की मेरी इनकम है और 12 लाख का क्या है? डेप्रिसिएशन। अगर अकाउंट्स होता तो हम क्या कर लेते? 2 लाख का बिजनेस लॉस कर लेते। 2 लाख का क्या कर देते? बिजनेस लॉस। ऐसे ही करते, बोलो हाँ। लेकिन ये अकाउंट्स नहीं, ये टैक्स है। इसने बोला कि हम कभी भी डेप्रिसिएशन के कारण बिजनेस को लॉस में जाने नहीं देंगे। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, इनने क्या बोला? हम कभी भी डेप्रिसिएशन के कारण बिजनेस को लॉस में जाने नहीं देंगे। पूरा 10 लाख माइनस करेंगे, बिजनेस को क्या दिखाएंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन मिलना कितना था? 12। मिला कितना? 10। तो ये जो 2 लाख है ये क्या है बेटा? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये क्या है? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बात तो वही हो गई। इसको बोल दिया आपने क्या? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। लॉस बोलते तो लॉस आता, वो आगे अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता। बिजनेस का लॉस भी अगले साल क्या होता? कैरी फॉरवर्ड। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी अगले साल क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। तो बात तो वही हुई, इतना तामझाम किया क्यों? अब सुनना ध्यान से। एक्चुअली में बिजनेस लॉस और बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के और सेट ऑफ करने के कुछ नियम होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कैरी फॉरवर्ड करने के और सेट ऑफ करने के कुछ नियम होते हैं। क्या होता है कैरी फॉरवर्ड और क्या होता है सेट ऑफ? सुनना ध्यान से। मुझे बिजनेस लॉस है लेकिन मुझे कैपिटल गेन है। मेरे को बिजनेस लॉस है लेकिन मुझे साथ में क्या है? कैपिटल गेन है। तो मैं कैपिटल गेन से क्या एडजस्ट कर दूंगा? बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दूंगा और फिर टैक्स भरूंगा। ये बात समझ में आ रही है? या मेरे पास
बिजनेस लॉस है और मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मेरे पास बिजनेस लॉस है और मेरे पास क्या है, सैलरी है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे सेट ऑफ करने के कुछ कुछ नियम होते हैं जो हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। कैसे पढ़ेंगे? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, एक बार बिजनेस लॉस हुआ, कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल फिर बिजनेस लॉस हुआ तो 2 साल के आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। ऐसे करते करते जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कुछ एक समय तक ही कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है। बिजनेस लॉस सुन रहे हो क्या? यहां सरकार ने आपको बेनिफिट दिया है कि बोला है अगर आपको इसलिए उसको बिजनेस लॉस में, डेप्रीसिएशन को बिजनेस लॉस में जाने नहीं दिया। क्या बोला? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। क्या बोला? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। और क्या बोला? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को आप इनफिनाइट ईयर्स तक क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? बिजनेस लॉस समिट्स लिमिटेड समय तक क्या हो सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड। क्या हो सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड। हो मेरे साथ? लेकिन अगर डेप्रीसिएशन है तो वो क्या है? अनफिनाइट लिमिट तक, इनफिनाइट लिमिट तक क्या हो सकता है? ईयर्स तक क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक बात बोलो हाँ। और किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, क्या है बेटा? एक्सेप्ट सैलरी। हाँ या ना फटाफट बोलो। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इफ एनी एसेट विच द डेप्रिसिएशन क्लेम अंडर एसएलएम, सॉरी, it is a depreciation that could be consumed fully, that is the profit were not sufficient to absorb it, can be carried forward indefinitely. The current year depreciation and the brought forward business losses get priority in set off over unabsorbed depreciation in the order. मतलब क्या बोला है? Can be carried forward indefinitely. The current year depreciation and brought forward business losses get priority to set off on unabsorbed depreciation in order. क्या मतलब है इसका? ये हालांकि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। मुझे इस साल क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। यहां सुनना, यहां सुनना, यहां सुनना। इस साल मुझे क्या हुआ? 10 लाख का लॉस। और ये लॉस क्या है? बिफोर डेप्रीसिएशन है। लॉस क्या है? बिफोर डेप्रीसिएशन। सुन रहे हो? और 5 लाख का क्या था? डेप्रीसिएशन। तो कायदे से 10 लाख का क्या हो गया? लॉस। और 5 लाख का क्या हो गया? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। हो मेरे साथ? पक्का? आओ समझाता हूं। करेंट ईयर में मुझे बिजनेस लॉस है, कितने का? 10 लाख का। और मेरे को डेप्रीसिएशन मिलना था, जो कि मिल सकता है क्या? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? लॉस है तो मिल सकता ही नहीं है, तो पूरा डेप्रीसिएशन क्या बन जाएगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। सुन रहे हो क्या? क्या बन जाएगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। कितने का था? 3 लाख का। तो मेरे पास 10 लाख का बिजनेस लॉस है और 3 लाख का क्या है? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। अगले साल मुझे, नेक्स्ट ईयर मुझे क्या हुआ? 13 लाख का या 15 लाख का बिजनेस प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? बिजनेस प्रॉफिट हुआ। अब इसमें से क्या माइनस करना है? ये बिजनेस प्रॉफिट आ गया है। अब इसमें 3 चीजें मुझे देनी है। एक क्या देना है? करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। क्या देना है? करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। और साथ में क्या आएगा? प्रीवियस ईयर का बिजनेस लॉस भी और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन भी। बात समझ में आ रही है? तो इनने क्या बोला? पहले 15 लाख में से क्या माइनस करो? करेंट ईयर का। ऑब्वियस सी बात है ना, पहले आज को प्रिविलेज दी जाएगी ना, ठीक है? तो पहले क्या माइनस करो? करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। मान के चलो 2.5 लाख था। फिगर सेम नहीं रखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कितना था? 2.5 लाख। कितना हो गया बताओ मुझे? 12,50,000। अभी भी प्रॉफिट बचा है, बोलो हाँ या नहीं। अब इसमें क्या माइनस करूंगा? अब इसमें क्या माइनस करूंगा? डेप्रीसिएशन या बिजनेस लॉस? क्या माइनस करूंगा? डेप्रीसिएशन या बिजनेस लॉस? पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी? बिजनेस लॉस को। कितनी? 10 लाख। कितना बचा? 2.5 लाख का प्रॉफिट। 2.5 लाख का प्रॉफिट। अब क्या बचा? 3 लाख का अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। तो कितना सेट ऑफ हो जाएगा? 2.5 लाख। और जीरो हो जाएगा इस साल की इनकम। जीरो हो जाएगी इस साल की इनकम, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 50,000 का क्या मिल जाएगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, जो और अगले साल क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? करेंट ईयर डेप्रीसिएशन को, फिर बिजनेस लॉस को, और फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन को। हालांकि ये बात अपन सेट ऑफ कैरी फॉर्मूला में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये यहां पे सब मैंने आपको इंट्रो दिया उसका। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया तो व्हाट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन?
जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो बिजनेस अगर इनकम थी और डेप्रिसिएशन क्या था, ज्यादा था, तो जितना डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकता है होगा, बाकी डेप्रिसिएशन के कारण कभी भी बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या बोल दिया जाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, आने वाले सालों में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितनों को समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन मेथड किसको मिलता है, डेप्रिसिएशन पावर जनरेटिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को मिलता है, वो भी उनके पास ऑप्शन होता है। बोलो हाँ। इसको एक बार रीड करेंगे अपन। वैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ये दोनों टर्मिनल भी मैं बाद में करूंगा, मेन चीज मुझे अभी पढ़ानी है दूसरी, वो क्या है, एडिशनल डिप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, एडिशनल डिप्रिसिएशन। आ जाओ एडिशनल डिप्रिसिएशन में। पहले इसको मैं अलग से बताता हूँ, फिर तुमको क्लैरिटी आएगी उससे। सुन रहे हो मेरी बात, हाँ या ना बोलो। व्हाट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन? एक होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मतलब वही जो हमने रेट पढ़े सारे, सेम रेट सेम क्लास मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, डब्ल्यूडीबी हमने पूरा निकालना सीख लिया अच्छे से, कैपिटल गेन वगैरह सब क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए। हाँ या ना फटाफट बोलो। अब सरकार एक तमाशा लेके आई, सरकार ने क्या बोला कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, क्या हो आप, क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, या तो फिर आप जनरेशन, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या ट्रांसमिशन बिजनेस में हो, या डिस्ट्रिक्ट जनरेशन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हो। क्या बात समझ में आ रही है? या तो आप क्या होने चाहिए हो, मैन्युफैक्चर, या तो आप क्या होने चाहिए हो, जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर में। और अच्छा ये क्यों है, क्योंकि इनमें ना सिर्फ इनको ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी फैक्ट्रीज है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का हैवी एक्सपेंस होता है। बात समझ में आ रही है? मैं क्या सर्विस इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी लगती है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। मैं टीचर हूं क्या, मैंने कोई बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी लगाई है क्या? नहीं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, लॉयर के पास जाते हो, सीए के पास जाते हो, सीएस के पास जाते हो, तो क्या कोई बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या? नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां होता है, फैक्ट्रियों में। कहां होता है, फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में। तो उनको बेनिफिट देने के लिए बोला कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो और आप कोई नया एसेट खरीदते हो, तो जिस साल आप नया असेट खरीदते हो, ओ हो, क्या बेटा, जिस साल आप नया असेट खरीदते हो उस साल फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलता है, एक एडिशनल 20% का डेप्रिसिएशन मिलता है, फर्स्ट ईयर में बेनिफिट देने के लिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? फिर से बोलता हूं, मैंने 10 लाख का असेट खरीद के आया हूं, तो मुझे नॉर्मल 15% प्लांट एंड मशीनरी में जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन 20% एक्स्ट्रा मिलेगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में। कब मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में। क्या आपको बात समझ में आई? ताकि ये क्यों दिया गया, ताकि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो लगाने के लोग एनकरेज हों, उनको और बेनिफिट मिले। क्या बात समझ में आ रही है? ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होए, बढ़े हमारे देश में। कितनों को समझ में आई बात, बोलो ठीक है क्या? तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, काय में हो, जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में हो मेरे साथ, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कितने परसेंट का, 20% का। किस में मिलेगा, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 20% किसमें मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान देना, किसमें मिल रहा है, मुझे बताओ क्लास कौन कौन से होते थे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट। तो सिर्फ किस में मिल रहा है, प्लांट। क्योंकि आप तुम बिल्डिंग खरीद लो, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी के भी डीलर बन जाओगे, तुम बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, प्रॉपर्टी डीलर बन के 25% 20% एक्स्ट्रा लेते रहोगे। तो बोले ऐसा नहीं, आपको सिर्फ काय मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी। याद रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन काय मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग में मिलेगा नहीं, फर्नीचर मिलेगा नहीं, इंटेंजिबल मिलेगा नहीं, कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर बेटा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बोलो। प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, याद है क्या, तुमको पढ़ी थी अपन ने, हाँ नहीं, बुक्स में मिलेगा। हाँ, बुक्स भी किसके अंदर आती है, प्लांट एंड मशीनरी। क्लैरिटी है, हाँ या नहीं बोलो। तो लेकिन बुक्स में कब मिलेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बुक्स के क्या करेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 क्या नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग, क्या नहीं होना चाहिए, पहली चीज, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। मतलब नई खरीदो, यूज्ड मत खरीदो। क्या बात समझ में आ रही है?
और वो प्लांट एंड मशीनरी, अगर उसको सीधी भाषा में बोलूंगा उल्टी भाषा में बोलूंगा सुन लेना, वो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में यूज होनी चाहिए। काय में यूज होनी चाहिए? फैक्ट्री में यूज होनी चाहिए। इसका मतलब वो ऑफिस एंड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आपने एसी खरीद लिया ऑफिस के लिए, तो वो कोई बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। थीम समझ रहे हो ना, कि फैक्ट्री के बड़े बड़े प्लांट्स के लिए गवर्नमेंट क्या देना चाहती है? एडिशनल डेप्रिसिएशन देना चाहती है। अगर तुम ऑफिस के लिए एसी खरीद रहे हो, ठीक है, क्या अगर ऑफिस के लिए क्या खरीद रहे हो? एसी खरीद लो। ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हो, ये सब के लिए आपको नहीं मिलेगा। मतलब ऑफिस प्रीमाइसेस, यार आपने एम्प्लॉइज के लिए घर बनाया है, उनके घरों में एसी लगाई, उनके घरों में टीवी लगाई, इन सब में आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ किस में मिलेगा? फैक्ट्री के अंदर वालों में मिलेगा। तो ऑफिस और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? क्लियर? अब क्या इसके बाद? हम्म, हाँ मिलेगा। तो ये थोड़ी बोला है कि एसी में नहीं मिलेगा, क्या बोला है? ऑफिस एंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। फैक्ट्री के अंदर आपने जो भी इंस्टॉल किया सब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डीप फ्रीजर्स लगाते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर्स लगाते हैं, अगर फैक्ट्री में आपने कुछ भी लगाया तो सब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्या तीसरा? शिप्स एयरक्राफ्ट्स, शिप्स एयरक्राफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या बोलो, फैक्ट्री के नाम पे गाड़ियां खरीदते रहो तुम, ठीक है, कार वगैरह खरीदते रहो, क्या बात समझ में आ रही है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रक खरीदते रहो ट्रांसपोर्ट के लिए, वो फैक्ट्री के अंदर यूज नहीं हो रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? उन सब पे नहीं मिलेगा, उन सब पे नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, वैसे तुमको इतने दूर लेके नहीं जाएंगे, फिर भी मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। फॉकलिफ्ट ट्रक्स, फॉकलिफ्ट ट्रक्स क्या होते हैं? जो फैक्ट्री के अंदर लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री के अंदर लगे हुए हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए, क्या बात समझ में आ रही है? तो वो वाले ट्रक्स में आपको मिल जाएगा। आप अगर फील समझ जाओगे ना कि सरकार कहां देना चाह रही है कहां नहीं देना चाह रही है, तो आपको लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? फॉकलिफ्ट ट्रक्स में मिल जाएगा, लेकिन शेयर एयरक्राफ्ट, शिप्स एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए नहीं मिलेगा। शिप्स एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसफर व्हीकल्स के लिए नहीं मिलेगा। हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्लियर है? हाँ। और साथ में ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो भले फैक्ट्री में यूज हो रही हो, जो भले कहीं में यूज हो रही हो? फैक्ट्री में, लेकिन उस पर आप क्या ले चुके हो ऑलरेडी? 100% डिडक्शन आपको मिल रहा है। मतलब 100% डिडक्शन मतलब पहले साल में ही आपको पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च बताया, अभी एक सेक्शन आएगा 35AD, जिसमें हम पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, जिसमें 100% डिडक्शन मिल जाता है कुछ असेट्स में। तो अगर उसमें 100% डिडक्शन मिल रहा है, तो अब साले 20% एक्स्ट्रा काय का चाहिए तेरे को? चुपचाप बैठे रहे। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्स्ट्रा 20% नहीं मिलेगा। कितनों को कहानी समझ में आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप फैक्ट्री के अंदर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ठीक है, या जनरेशन ऑफ पावर वाले कंसर्न हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। तो आपको क्या मिलता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस रेट से मिलता है बेटा? 20% के रेट से मिलता है। किस रेट से मिलता है? 20% के रेट से मिलता है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में यूज होना चाहिए। हाँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना चाहिए और फैक्ट्री में यूज होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी वरना। हम्म। हम्म। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कहीं नहीं बोला कि टैंजिबल है, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है, हाँ आता है, तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अगर लेकिन अगर आपने वो मशीनरी लेस देन 180 डेज के लिए खरीदी है, तो मेन का हाफ होता है, तो क्या एडिशनल का भी हाफ होगा कि पूरा 20 मिल जाएगा? क्योंकि एडिशनल तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही मिलता है, लेकिन यहां बोल दिया कि अगर लेस देन 180 डेज में खरीदा है, तो इस साल हाफ ले लो और अगले साल हाफ ले लेना। मतलब 10% आज और 10% अगले साल ले लेना। क्या बात समझ में आ रही? अगर लेस देन 180 डेज है तो, लेकिन मिलेगा सिर्फ कब? फर्स्ट ईयर में। मिलेगा सिर्फ कब बेटा? फर्स्ट ईयर में। हाँ या ना? फटाफट बोलो। मैं एक सेकंड बुक में आ रहा हूं।
हो गया। चलो यहां देखो, अब एक बार रीड कर लेते हैं। कुछ एक बात बताना रह रही है। चलो ठीक है, बता दी सारी बातें। आओ देखो, एक बार रीड कर लेते हैं। The additional depreciation available to SSC engaged in the business of manufacture, production of article, thing engaged in the business generation, transfer, distribution of power at the rate of 20% of actual cost. Eligible new machinery, cost of eligible new machinery or plant other than ships, aircrafts acquired and installed after 31 मार्च 2005। अब 2005 की पहले कहानी अपन देख ही नहीं रहे। एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड इफ either within outside India, any machinery or plant which before its installation by the SSC was used either within or outside India by any, मतलब for second hand नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनी मशीनरी प्लांट इंस्टॉल्ड ऑफिस प्रेमिसेस में नहीं मिलेगा, ठीक है, या हाउस के में यूज हुई तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एनी ऑफिस अप्लायंस या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के नहीं मिलेगा। एनी मशीनरी प्लांट हुज एक्चुअल कॉस्ट विच इज अलाउड एज डिडक्शन 100% जिस पे मिल चुका है, ठीक है क्या, उसमें भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको इसलिए पहले स्पेसिफिक भाषा, सादी सादी भाषा में लिखवा दिया था कि क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। वेयर द एसिड परचेज पुट टू यूज इन द बिजनेस in the same previous year for less than 180 days for the additional depreciation allowed at the rate of 50% and the balance 50% additional depreciation is immediately succeeding financial year। important line है ये वाली, कल मैं 115 PSC तुम लोग को पढ़ा दूंगा, ये याद रह जा रहा है मुझे, मतलब मैं एक बार कल टैक्स रेट्स और वो पढ़ा दूंगा, वो रह गया अपना। अगर कोई एसएससी को 115 PSC या पीएडी ऑप्ट कर रहा है तो he will not be entitled to claim additional depreciation। अगर आप 115 PSC ऑप्ट करते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी पेपर मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट चेक हो गए हैं, एक आध दो बचे हैं बस, पूरे ही कर दिए मैंने, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पक्का दे दूंगा। नहीं नहीं, एक आध दो बचे हैं बस, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो फटाफट। ये हो गया तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये ब्लॉक ऑफ असेट अपन ये कर चुके हैं पूरा, ये पूरा वो पुट टू यूज मोर देन 180 डेज लेस देन 80 डेज वाली वही वाली कहानी है, ठीक है। ये इनके इलस्ट्रेशन ये अपन ने किया था क्या, सिक्स्थ नहीं किया था, चलो सिक्स्थ कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे किसमें, कॉफी रबर वाले में। आ जाओ एक बार फटाक से, देखो 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 देखो। नहीं, ये जनरेशन ऑफ पावर वाला एसएलएम वाला है, इसको अभी अपन को रोकना पड़ेगा क्या, एक बार देखूं मैं। नहीं, WDV मेथड है ना, क्या दिक्कत है, ट्राई करूं। मिस्टर मोहन engaged in the business of generation of power furnishes the following information financial year 23-24 he opted WDV method, तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 23-24। ओपनिंग ब्लॉक कितना दिया है, 9,50,000, 15% वाला है। ही एक्वायर्ड सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ 2.5 लाख ऑन 30 नवंबर 23। तो क्या सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, नहीं। ही एक्वायर्ड पावर जनरेशन मशीनरी और 1 अगस्त 23 फॉर INR 10 लाख। ही इन्वेस्टेड इन AC ऑफिस 2 लाख। 9 सितंबर एंड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितना, 2.5 लाख। He bought additional power generation machinery for 5 लाख on first Feb also. Also he had sold the value of 4 लाख on 3.5 लाख during the year। आप एक काम करो, डेप्रिसिएशन रहने दो, अभी मुझे सिर्फ WDV निकाल के दिखा दो ब्लॉक की। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ? सबसे पहले ओपनिंग WDV बताओ कितनी थी, कौन सा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 6। पहले सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही ना। ओपनिंग WDV की थी 9.5 लाख। अब क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, और फिर ऐड करूंगा यहाँ पे एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है क्या। मेन इसी को पहचानने में अपन को ध्यान देना है, क्या क्या है मोर देन 180 डेज का, बताओ बताओ। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी कितने की, 2.5 लाख की। कब खरीदी थी, 30 नवंबर को। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 180 डेज, ठीक है क्या। तो क्या है, सेकेंड हैंड मशीनरी लेस देन 180 डेज, ये आ जाएगी सेकेंड हैंड मशीनरी कितने की थी,
2.5 लाख। ओके, अब इसके बाद क्या है बताओ मुझे। ही ऑल्सो एक्वायर्ड पावर जनरेशन 1 अगस्त 23 फॉर 10 लाख, तो मोर देन 180 डेज आ जाएगी पावर जनरेशन। कितनी थी? 10 लाख। यहां तक मेरे साथ है सब, बोलो हाँ। फिर क्या था पावर जनरेशन के बाद, क्या था बताओ मुझे। ई इन्वेस्टेड एसी ऑफिस 2 लाख और 9 सितंबर, यानी 4 अक्टूबर के पहले है, तो क्या हो जाएगा मोर देन 180 डेज। 30 नवंबर क्या है, एसी इन ऑफिस, ऑफिस एसी कितना है, 2 लाख। ओके, फिर क्या है उसके बाद बताओ। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं लेंगे, ये एडिशनल पावर जनरेशन 5 लाख ऑन 1 फरवरी, यानी क्या हो जाएगा लेस देन 180 डेज। क्या हो जाएगा पावर जनरेशन 5 लाख। ओके, फिर क्या होगा लेस सेल वैल्यू। सेल वैल्यू किसकी है बताओ मुझे, सेल वैल्यू किसकी है बताओ मुझे। ही बॉट ऑन फर्स्ट, ही ऑल्सो सोल्ड एसेट वैल्यू 4 लाख फॉर 3.5 लाख ड्यूरिंग, कौन सी है नहीं बताया ना, तो लेस कर देंगे इतना 3.5 लाख। मुझे पहले डब्ल्यू डी बताओ कितनी आई। 25,50,000। अच्छा, लेस देन 180 डेज वाले कौन कौन से हैं, 2.5 लाख और 5 लाख। पहले उसमें पहले अपन कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लेंगे मुझे बताओ सबसे पहले। सेकेंड हैंड मशीनरी का 2.5 लाख का 7.5% कितना आएगा बताओ। तो लेस देन 180 डेज वाला ना, 18,750 प्लस कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 5 लाख का 7.5%, 37,500। इतना सबने किया था क्या, पक्का। बैलेंस कितना बचा बताओ मुझे, 25,50,000। बाकी का इंडिविजुअली नहीं निकालना होता, बैलेंस पे करना होता है। क्या बात समझ में आ रही है। डब्ल्यू कितनी थी तुम्हारी, 25,50,000, जितने में तुम कितने का हिसाब कर चुके हो, 5 और 2.5, कितने का कर चुके हो, 5 और 2.5, कितना माइनस करोगे, 7.5 लाख, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 18 लाख। कितना आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख पे कितना परसेंट निकाल दोगे, 18 लाख पे कितना निकाल दोगे, 15%, यानी कितना आ जाएगा 2,70,000। ये कितनों ने किया था, मैंने बताया था तुमको 100 बार बोला था कि हमेशा क्या करना है, पहले लेस देन 180 डेज का करना है, फिर किसका करना है, बैलेंस का, फिर किसका करना है, बैलेंस का। पढ़ाते समय बार बार मैं फोकस कर रहा था, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो फटाफट। कितना आ गया यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 18,750, 37,500 और कितना आ गया 2,70,000। ये किस पे निकाला अपन ने, बैलेंस में। यहां तक क्लैरिटी है कि नहीं है, फटाफट बोलो। मैं चेक करें इनने क्या क्या निकाला है। अभी मैं क्या बोल कैलकुलेट कर रहा हूं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या इसमें ऐड करूंगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करूंगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिर्फ आंसर मत देखो, करने का तरीका भी देखो। क्या बात समझ में आ रही है। पहले लेस देन 180 डेज किया, फिर बैलेंस किया, पहले सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया, अब क्या देते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस में मिलेगा बताओ। पावर जनरेशन मिल जाएगा, ऑफिस में नहीं मिलता, सेकेंड हैंड में नहीं मिलता, और तीसरा क्या था, एक और पावर जनरेशन खरीदा था क्या, ये भी इसमें ही मिल जाएगा। ठीक है, क्या कितना मिलेगा, एक में 20%, एक में 10%, एक में 20% और एक में 10%। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20%, और दूसरा आधा कितना है, 10%। कितना हो जाएगा बताओ, 10 लाख का 20% कितना आएगा, 2 लाख। जो एडिशनल पावर जनरेशन है उसमें मिलेगा ना कुछ, उसने और तो कुछ नहीं बोला ना। 5 लाख कुछ नहीं बोला, तो ठीक है, 5 लाख पे कितना लग जाएगा, 10%, कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। 2,70,000 प्लस 2,50,000 कितना आ जाएगा, 5,20,000। कितना आ रहा है, अपना आंसर निकालो सबका, ये सबको जोड़ो। 18,750 प्लस 37,500, 18,700 प्लस 37,500 प्लस 2,70,000, नॉर्मल 326,
250। ये क्या हो गया? नॉर्मल डेप्रीसिएशन। ये क्या हो गया? नॉर्मल डेप्रीसिएशन। और 2.5 लाख का क्या हो गया तुम्हारा? एडिशनल डेप्रीसिएशन। तो मेन एडिशनल डेप्रीसिएशन तो कितना आ गया? 5,76,250। कितना आ गया? 5,76,250। कितनों को समझ में आया क्या किया? एक बार देखो यहाँ पे क्या किया। मेरा प्रेजेंटेशन देखो तो मैं सब समझ में आएगा। ओपनिंग डब्ल्यूडी की था 9.5 लाख। यहां तक सबने सही किया था? बोलो हाँ हाँ हाँ। हमने क्या बोला है? ये 25,50,000 आपका आ रखा है, ये 25,50,000 आपका आ रखा है। यहां देखेंगे, यहां देखेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले क्या लेना है? लेस देन 180 डेज। क्या लेना है? लेस देन 180 डेज। ये लेस देन 180 डेज मैंने ले लिया। कौन कौन से थे बताओ? 2.5 लाख और 5 लाख। दोनों में कितना निकाल लिया? 7.5%। चाहो तो एक साथ निकाल लो। 7.5 लाख का 7.5%। क्या बात समझ में आ रही है? या 2.5 लाख का 7.5% और 5 लाख का 7.5%। दो फिगर ये आएंगे तुम्हारे 18,750 और 37,500। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। क्या मैंने मोर देन 180 डेज का इंडिविजुअली निकालने सिखाया है कि हमेशा क्या बोला है? बैलेंस। यानी डब्ल्यू कितनी थी आपकी? 25,50। कितनी थी? 25,50। उसमें से कितने का हिसाब किताब हो गया? लेस देन 180 डेज वालों का हो गया। यानी 25,50 में से कितना घटाएंगे? 7.5 लाख। कितना घटाएंगे? 7.5 लाख। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? सॉरी, 18,50,000। कितना आ रहा है? 18,50,000। इस पे क्या मिल जाएगा? फुल रेट। इस पे क्या मिल जाएगा? फुल रेट। फुल रेट कितना हो जाएगा? 15%। कितना आएगा 18,50,000 का 15%? 2,70,000। यहां तक आ गया सबका? बेटा प्लीज हाँ ना बोलो। ये अपन अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता तो हम इतना ही करते। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? 20% और 10%। फुल रेट में 20% और हाफ रेट में 10%। ठीक है। अब एक बार अगर आप यहाँ लिखे होगे प्रॉपर तो आपको समझ में देखना पड़ेगा। देखो, पावर जनरेशन में मिल जाएगा, ऑफिस में नहीं मिलता, सेकेंड हैंड में नहीं मिलता, पावर में मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक है मोर देन 180 डेज, एक है लेस देन 180 डेज। तो एक में मिलेगा फुल रेट, एक में मिलेगा हाफ रेट। यहां सुनो, एक में मिलेगा, एक में मिलेगा फुल रेट, एक में मिलेगा हाफ रेट। तो किसमें फुल रेट मिलेगा बताओ? 10 लाख पे 20%। 10 लाख पे 20% कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। और नीचे कितना था हाफ रेट वाला? हाफ रेट वाला कितना था? 5 लाख का 10%। 5 लाख का 10%। तो 2.5 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया। 2.5 लाख का क्या आ गया? एडिशनल डेप्रिसिएशन। टोटल कितना कर लोगे मुझे बताओ? 270 प्लस 2.5 लाख, 270 प्लस 2.5 लाख। आपका आंसर आ जाएगा 5,76,250। क्या आ जाएगा? 5,76,250। अच्छा, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में कितना निकालोगे? पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितना निकालोगे? 2.5 लाख 30 जून को खरीदा है, 40%। ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 लाख। इस पे भी क्या मिल जाएगा? 20% एडिशनल, क्योंकि कहीं ये थोड़ी बोला है कि पोल्यूशन वाले पे नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 50,000। टोटल कितना हो गया? 1.5 लाख। तो कुल डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा? 5,76,250 प्लस 1 लाख, यानी कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 1,50,000 प्लस करके फाइनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका आ जाएगा। कितनों को समझ में आया? दिस वॉज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें पूरा मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, एडिशनल डेप्रिसिएशन, सारी चीजें कवर हो गई है। कितनों को आ गया? बिल्कुल नोट करो, इत्मीनान से नोट करो और अच्छे से लिख के पूरा बनाओ। ये इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भेज दूं कि अभी नोट करोगे? अभी नोट कर लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गरम गरम याद रहेगा। वहां जाके पढ़ोगे कहा था कहा नहीं था, कैसे हुआ क्या हुआ। हाँ, जिसको नहीं बने तो एक बार मेरे से फिर से पूछ लेना, ठीक है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मैं पता नहीं कब आएगी तू। हो गया? आगे बढ़े कि नेक्स्ट टॉपिक करें कि लोड करना है कि खाना खाना है? कौन सा 50,000? जो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो लेस देन 180 डेज वाली भी तो पावर जनरेशन है, 5 लाख, उस पे हाफ रेट मिलेगा 10%। 5 लाख का 10%, 50,000 रुपए।
समझ गए? अब ये थोड़ा नया सेक्शन करना है, हिम्मत है कि नहीं बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 33 ए बी। या नहीं, सबकी है भाई, 11:30 तक मेरा टाइम था एक्चुअली में। एक काम करेंगे, ये टी रबर वाला बाद में कराएंगे, लेकिन ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अब अपन करेंगे ये साइंटिफिक रिसर्च वाला, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। बताओ कराए नहीं कराए, क्या करें? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आओ। पूरा डेप्रिसिएशन में क्या क्या सीखा है, पूरा डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ एक बार, क्या है क्या फुल कौन से काम करता हूँ, इसको स्टॉप करके फ्री से रिकॉर्ड करता हूँ।